तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो था यूरोपियों का आगमन। और यूरोपियों का आगमन में हम लोग देख चुके हैं कि पुर्तगाली कंपनी कैसे भारत में आया और वो अपना साम्राज्य का विस्तार कैसे किया भारत में, और उसका सफलता का क्या क्या कारण था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भारत में ब्रिटिश कंपनी कैसे आया है, इंग्लैंड का कंपनी कैसे आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और बात करना है तो बाहर चल जाओ और जाओ बाहर जाके बात करो, क्या कि 6 बार 7 बार हम एक ही चीज को नहीं समझा सकते हैं। करने का मन है बात तो बाहर जाके कर लो। तो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इंग्लैंड की एक रानी थी, उस इंग्लैंड की रानी का नाम था एलिजाबेथ, और उसका हस्बैंड का नाम था जेम्स प्रथम। तो इंग्लैंड में एक कंपनी था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर। उस कंपनी क्या नाम है? मर्चेंट एडवेंचर। और वो मर्चेंट एडवेंचर कंपनी जो है वो जो है भारत में व्यापार करना चाहता है। अब भारत में व्यापार करना चाहता है तो सबसे पहले तो मर्चेंट एडवेंचर कंपनी का नाम बदलना होगा, और वो नाम रखता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में व्यापार करने के लिए उसको ब्रिटेन का सरकार से आज्ञा लेना पड़ेगा। तो वो एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्घाटन करेगा 1600 ईस्वी में। 1599 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो जाएगा, मतलब कि मर्चेंट एडवेंचर से वो ईस्ट इंडिया कंपनी में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद 1600 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के निर्माण, मतलब कि पूर्ण रूप से उसका निर्माण हो जाता है। अब जैसे ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगा तो सबसे पहले एलिजाबेथ क्या करती है, तो एलिजाबेथ उसको एक देती है ट्रेड मोनोपोली। क्या देती है? ट्रेड मोनोपोली। और ये ट्रेड मोनोपोली का अर्थ ये होता है कि यूरोप से यानी कि ब्रिटेन से कोई और कंपनी भारत में काम करने के लिए नहीं आएगी। अगर कोई और कंपनी भारत में काम करने के लिए आएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा वो कमा रहा है भारत से, वो उसका क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा, जिसके कारण वो ट्रेड मोनोपोली, मतलब कि इंग्लैंड से कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं करेगी। इस तरह का प्रावधान को वो लागू कर देता है। और इसको लागू कब करता है? तो इसको लागू करता है आपका 15 साल के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन वो दिन बर दिन बदलते जाएगा। फिर हम लोग जब जैसे देखेंगे 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट, तो हम लोग देखेंगे कि उसका जो मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली को, वो कैसे छीना जा रहा है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन का, कि कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया। तो सबसे पहले 1602-3 में एक मिडनॉल नाम का एक व्यक्ति भारत में इंटर करता है। फिर 1608 में एक आदमी इंटर करता है जिसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। और ये कैप्टन हॉकिंस जो भारत में इंटर करता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो जेम्स वन का दूत होता है। उसको फारसी अरबी भाषा का नॉलेजेबल होता है, क्योंकि उस समय भारत में मुगल शासन चल रहा था। और मुगल के दरबार में कौन बैठा हुआ था? तो जहांगीर बैठा हुआ था। तो जिसका अब मुगल लोगों की भाषा भी यही सब था, तो उस भाषा को समझने के लिए वो लोग भी फारसी अरबी भाषा सीख करके भारत में आया था। अब जैसे ही वो भारत में आएगा तो वो सबसे पहला उसमें जो फैक्चुअल चीज़ है वो क्या है कि वो कौन सा जहाज से आता है, तो वो हेक्टर नाम के जहाज से आता है। कौन सा जहाज से आएगा? हेक्टर नाम के जहाज से आएगा। और हेक्टर नाम के जहाज से आएगा और उस जहाज का वो कैप्टन होता है, जिसके कारण उसका नाम पड़ जाता है कैप्टन हॉकिंस। समझ में आ रहा होगा? अभी हम लोग बोर्ड पे उसको एक एक करके लिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कहानी के रूप में तुम लोग समझ लो। अब कैप्टन हॉकिंस जो है, जब वो जहांगीर के दरबार में आता है तो जहांगीर जो है वो अपने जमाने का सबसे बड़ा पेंटर होता है। उसको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत बड़ा पेंटर, ठीक है। अब वो जो पेंटर होगा उसको पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर से आया है आपका कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जो है जैसे ही उसके दरबार में जाता है जहांगीर के, तो जहांगीर के दरबार में जब जाएगा तो गिफ्ट के तौर पर, भेंट के तौर पर उसको 2 वस्तु जहांगीर को देता है।
वो दो वस्तु में एक वस्तु होता है घड़ी, रॉयल घड़ी, और दूसरा वस्तु होता है एक पेंटिंग। तो रॉयल घड़ी देख के उसको कोई भी खुशी नहीं होता, इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस वैसा वैसा घड़ी जहांगीर के पास बहुत है, लेकिन पेंटिंग देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है हॉकिंस के प्रति। किसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है? हॉकिंस के प्रति। और जैसे ही वो अट्रैक्ट हो जाता है तो क्योंकि वो पेंटर बहुत पहले से था, तो बोलता है कि आज का रात का डिनर आप मेरे घर पे कीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस को बोला जहांगीर कि रात का डिनर आइएगा मेरे साथ कीजिएगा। तो जैसे ही वो हॉकिंस जो है रात का डिनर करने के लिए उसके पास जाता है, जहांगीर के पास, तो जहांगीर होशियार तेज बनने के लिए दो दो पेंटिंग उसके सामने रख देता है कि ये दो पेंटिंग देखिए, ये जो दो पेंटिंग है आप इसमें, और एकदम सेम टू सेम कॉपी करके जहांगीर रात भर में बना देता है वैसा ही पेंटिंग। अब पेंटिंग जब उसको बना दिया, अब बोला कि बताइए कि दोनों पेंटिंग में आपका कौन है? किससे पूछा? हॉकिंस से, कि बताइए एक पेंटिंग ये है और एक पेंटिंग ये है। एक पेंटिंग जहांगीर का है वही चीज बना हुआ सेम, और एक पेंटिंग कैप्टन हॉकिंस का है। तो बोला कि दोनों में से कौन सा पेंटिंग आपका है आप बताइए। तो हॉकिंस जान रहा था ये पेंटिंग मेरा है और ये पेंटिंग उसका है, क्योंकि नया नया पेंटिंग बनाया हुआ था तो उसमें अभी भी पानी का कुछ अंश बचा हुआ था, उसको पता था, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के बोलता गलत वाला को बता दिया कि ये वाला पेंटिंग आपका है। अब जहांगीर पूरा खुश हो गया कि देखिए आप, जहांगीर बोलता है हॉकिंस को कि देखिए आप नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाए कि आप कौन सा पेंटिंग आपका है, ये पेंटिंग आपका है और ये पेंटिंग मेरा है। अब उधर से हॉकिंस, अब हॉकिंस उसको क्या किया, एकदम चढ़ा दिया ऊपर पेड़ पे कि वाह जहांगीर साहब वाह, क्या पेंटिंग बनाए हैं, आपका जैसा हाथ का कला तो पूरा यूरोप में नहीं है, ना भारत में है। पूरा उसको एकदम लंबा लंबा फेंकते गया और ये भी लपेटते गया कि हाँ, अब उसको उससे पूरा खुश हो गया, इतना फुलाइए दिया हॉकिंस कि जहांगीर पूरा खुश हो गया। अब खुश होकर बोलता है कि जाओ हॉकिंस, आज से सूरत पे तुम फैक्ट्री अपना एस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन वो सूरत के बजाय वो मसूलीपट्टनम नाम का स्थान है, वहाँ पे अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है। तो इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग उसी को बोर्ड में देख लेते हैं। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का कंपनी है? ब्रिटेन का, ठीक है। और ब्रिटेन का रानी का नाम क्या है? एलिजाबेथ। और यहाँ का जो राजा है उसका नाम है जेम्स, जेम्स वन, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था पहले वो क्या था? मर्चेंट एडवेंचर, ठीक है। क्या नाम है? मर्चेंट एडवेंचर। अब एलिजाबेथ जो है, कौन? एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1599 को रॉयल ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। क्या देगी? एक रॉयल ऑर्डर पास करेगी। और इस रॉयल ऑर्डर में बोला जाता है कि आपको जो है हम क्या दे रहे हैं, तो ट्रेड मोनोपोली दे रहे हैं। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या दे दिया है? ट्रेड मोनोपोली। कितना वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। और ये ट्रेड मोनोपोली क्या था कि कोई भी ब्रिटेन का कंपनी भारत में जाके व्यापार नहीं करेगा। व्यापार करेगा तो क्या होगा? ब्रिटेन का मुनाफा कम हो जाएगा, ब्रिटेन का प्रॉफिट कम हो जाएगा। बाबू सब नहीं, ब्रिटेन का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको ट्रेड मोनोपोली दे दिया है। और इसी मर्चेंट एडवेंचर कंपनी जो है, इसी का नाम बदल करके रख दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये जो है 1600 ईस्वी में वो भारत के लिए रवाना हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 1603 में एक आता है मिडनॉल नाम का आदमी, मिडनॉल मिल्टन। लेकिन इसके समय में कुछ विशेष काम नहीं किया गया, तो इसके समय में कुछ विशेष काम नहीं किया गया तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। अब इसके बाद जो आता है ये कौन है? 1608 में कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ऐसी कैप्टन हॉकिंस के समय का कुछ बात जो है वो जानना जरूरी है।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसको मिटा के, मत काटो, हम लोग लगातार करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कौन आया है 1608 में? 1608 में आया है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इसमें हमको सबसे पहला पॉइंट जो जानना है, ये क्या था, ये किससे आया है? तो हेक्टर नाम का जहाज से आया है। हेक्टर नामक जहाज से आया है। और इस जहाज का ये क्या था, कैप्टन था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैप्टन हॉकिंस। ये क्या है, तो जेम्स वन का दूत है। ठीक है, जेम्स वन के दूत के रूप में ये भारत आया था। उसके बाद हम लोग इसमें क्या जानना है, इसमें तो ये अरबी फारसी भाषा का ज्ञाता है, मतलब जानकार है दोनों भाषा के। इस समय भारत में किसका शासन चल रहा है, मुगल का। ठीक है, और मुगल में कौन, तो जहांगीर। ठीक है, अब ये जहांगीर को 2 गो गिफ्ट देगा। क्या देता है जहांगीर को, 2 गिफ्ट। तो एक देता है वॉच घड़ी और एक देता है पेंटिंग। ठीक है, और इसी पेंटिंग को देखकर वो खुश होता है, रात का डिनर सौंप देता है। और पेंटिंग देने के बाद जहांगीर क्या उसको बोलता है कि जाइए आप सूरत पे अपना, कहाँ पे, सूरत पर एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश आप कर सकते हैं। लेकिन ये सूरत की जगह ये कहाँ पे करता है, तो मसूली पट्टनम में करता है पहला फैक्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद जो राजा आएगा और वो राजा कहाँ कहाँ अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कौन कौन सा व्यापारी भारत में आया है। तो एक 1611 में मिल्टन नाम का व्यापारी आता है, लेकिन उसके काल में भी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन 1615 में जो सर थॉमस रो आता है, इस समय बहुत सारा काम होता है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें क्या है, ये किसका दूत है, तो ये भी जेम्स प्रथम का ही दूत है। ये भी फारसी और अरबी भाषा का ज्ञाता है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक केंद्र, जो फैक्ट्री का जो विस्तार हुआ है, इसी के काल में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक, कौन है, सर थॉमस रो। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री का विस्तार किस व्यापारी के शासनकाल में आया, तो हम लोग किसका नाम रखेंगे, सर थॉमस रो का। तो इस समय देखिए 1608 में 1608 में सूरत पे ये अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिया है। 1611 में ये कर दिया है मसूलीपट्टनम पर। ठीक है, 1633 में ये कर दिया बालासोर पर, यह मैप में आपको दिख रहा होगा। 1639 को ये मद्रास में अपना फैक्ट्री का एस्टैब्लिश कर दिया है, और मद्रास को बनाता है अपना हेडक्वार्टर। क्या बनाता है, अपना हेडक्वार्टर। ठीक है, और यहाँ पे एक किला का निर्माण करता है जिसका नाम होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो सेंट जॉर्ज का किला। ठीक है, हुगली कहाँ पर है, कलकत्ता में। तो 1651 में हुगली में अपना एक फैक्ट्री का एस्टैब्लिश करता है, और हुगली किसके अंदर आता है, कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो इस्टेब्लिश करता है, वहाँ पे 3 स्टेट मिल करके कलकत्ता का निर्माण हुआ था। एक था सूतानाटी, दूसरा था कालीकट, तीसरा था गोविंदपुरी। और यहाँ पे तीनों में एक किला बनाता है जिसका नाम होता है फोर्ट विलियम किला। किसका नाम है, क्या नाम है, फोर्ट विलियम किला। तो फोर्ट विलियम किला किस राज्य से संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग बोलेंगे बंगाल राज्य से ये संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये बंगाल राज्य से संबंधित है। और 1664 में ये बॉम्बे में ये अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। तो 1664 में जब ये बॉम्बे में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है, लेकिन ये बॉम्बे जो है था किसका, तो ये पुर्तगाल का था। किसका था, पुर्तगाल का।
तो पुर्तगाल का जो बॉम्बे था, ये पुर्तगाल का जो रानी है, ठीक है, उसकी पुत्री मतलब कि राजकुमारी, तो राजकुमारी से ब्रिटेन का एक राजा है जिसका विवाह हो जाता है, और इस विवाह के पश्चात ये जो बॉम्बे प्रांत है उसको व्यापार करने के लिए एज ए दहेज उसको मिलता है, दहेज के रूप में इसको भेंट मिलता है, और यहाँ पे ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करके अपना शासन चलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि बाद में इसका 3 हेडक्वार्टर बनेगा, एक था मद्रास में, एक बॉम्बे में और एक कलकत्ता में। ये 3 हेडक्वार्टर इसका बनता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ दिन के बाद 1664 के ईस्वी के आसपास आएगा फ्रांसीसी कंपनी। तो जैसे ही फ्रांसीसी कंपनी आएगा, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी से हम लोग पढ़ेंगे डच, हॉलैंड, ये सब कंपनी को, ठीक है, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी सबसे बाद में आता है। फ्रांसीसी कंपनी एक महत्वपूर्ण कंपनी है, महत्वपूर्ण कंपनी होने के बावजूद भी वो सबसे लेट से आता है 1664 में। और ब्रिटेन को कहीं ना कहीं डर होता है कि फ्रांसीसी कंपनी जो है भारत पे अधिक अपना वर्चस्व ना जमा ले, ठीक है, और इसी अधिक वर्चस्व नहीं जमाने के लिए भारत में फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों के बीच में हमेशा क्या होता रहता है, टकराव होता है, ठीक है, टकराव होता है। और ये टकराव इसलिए जरूरी था क्योंकि हमेशा इन दोनों में क्या होता था, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का भाव रहता था। ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो कभी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, और इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम होता है कार्नेटिक वार, ठीक है। तो ये कार्नेटिक वार जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। हालांकि जो पहला कार्नेटिक वार है उसका कारण यहाँ से संबंधित नहीं है, वो यूरोप का ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से संबंधित है, लेकिन हम लोग कार्नेटिक वार में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कार्नेटिक वार को भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग कार्नेटिक वार नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली कैसे कैसे आया, उसके बाद हम लोग ब्रिटेन कैसे आया वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग डच और हॉलैंड कैसे आया वो पढ़ेंगे अभी, और उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंच कंपनी कैसे आया वो। आइए दोनों के बाद हम लोग फिर कार्नेटिक युद्ध पे आएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, हम टाइम दे देते हैं। और तो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी देख चुके हैं, ब्रिटेन वाला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसमें एक दो बात है कि वो एक प्राइवेट कंपनी था। अब प्राइवेट कंपनी को ही हम लोग स्टॉक होल्डर कंपनी बोलते थे, और जो कंपनी आया था वो 217 शेयर होल्डर के साथ भारत में आया था। तो ये पॉइंट छूट गया था, उसको जिसको भी वहाँ पे अगर स्पेस होगा तो वहाँ पे लिख लेना है कि 217 शेयर होल्डर के साथ वो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था। तो डच जो है, सबसे पहला बात है कि ये डच, हॉलैंड और नीदरलैंड से मिलकर बना हुआ था डच, ठीक है। और 1596 में पहला डच यात्री का नाम है कॉर्नलिस डी हाउटमेंट। ये क्या है, तो पहला डच यात्री जो भारत में आया, ठीक है, कॉर्नलिस डी हाउटमेंट। और ये जब वापस जाता है उसके बाद यहाँ पे एक 1602 में डच में एक कंपनी का निर्माण होता है जिसका नाम होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है इसका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी एक सरकारी कंपनी है। पुर्तगाली भी एक सरकारी कंपनी था, पुर्तगाली एक सरकारी कंपनी था, ये भी एक सरकारी कंपनी है। फ्रांस भी एक सरकारी कंपनी है, लेकिन ब्रिटेन सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। तो इसका मुख्य रुचि जो है वो था इंडिया नहीं था, इसका मेन मकसद था इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में भारत से भी उच्च क्वालिटी का मसाला मिलता था उस समय। तो इंडोनेशिया पे इसका मुख्य रुचि है, कारण मसाला। तो वो जान रहा है कि भारत में पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से इस्टेब्लिश है, वो जान रहा है डच। तो वो जब आएगा तो उसका मुख्य रुचि किसमें है, ईस्ट इंडिया मसाला पे है। तो जब देखेगा कि लड़ाई ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हम लोग देखेंगे 1759 में बेदरा का युद्ध। और ये बेदारा का युद्ध जो है ये डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है और डच हार जाता है। तो इसमें ये आसानी से यहाँ से मूव ऑन कर लेता है, ठीक है, इंडिया से मूव ऑन कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसको जो चाहिए वो इंडिया के अलावा इंडोनेशिया में भी मिल रहा है, तो क्यों झूठ का वो माथा में टेंशन लेगा, बताओ। अब देखते हैं, मुख्य रुचि हो गया है। इसका जो पहला फैक्ट्री बनता है वो 1605 में मसूलीपट्टनम में बनता है, पहला फैक्ट्री।
हाँ, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री बनेगा, वहाँ पे मसूलीपट्टनम में भी ये अपना फैक्ट्री खोलता है। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा डच का, वो होता है नागपट्टनम। ठीक है। और इसका क्या, किस पे बल दिया जाता था, तो सूती वस्त्र, कॉटन क्लोथ्स पे वो ज़्यादा बल देता था, कॉटन क्लोथ के निर्यात पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। ठीक है। अब देखिए 1759 में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बेदारा का युद्ध। इस बेदारा युद्ध किसके किसके बीच होगा, डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और इस युद्ध में क्या होता है, डच हार जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा जीत जाता है तो डच बहुत ज़्यादा माथा में हेडेक नहीं चाहता था, जिसके कारण वो आराम से मूव ऑन करके वहाँ से निकल जाता है। ठीक है। इसके पीछे क्या कारण होगा हारने का, सरकारी कंपनी। तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग तुरंत फिर फ्रेंच कंपनी को बताते हैं, क्योंकि फ्रेंच कंपनी का आगमन में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा बारे में नहीं जानना है, ना डच कंपनी के बारे में हम लोग को जानना था। ठीक है। फ्रेंच कंपनी के बारे में इंडिया के मकसद से हम लोग को किस जगह पे जानना है, तो जो कार्नेटिक वार है उस जगह पे जानना है, लेकिन जो आगमन हो रहा है उसमें नहीं जानना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यूरोपियों का आगमने में हम लोग पुर्तगाली कंपनी कैसा आया वो देख लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा आया वो देख लिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा आया वो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा आया वो देख लिए। तो वहाँ का राजा था जिसका नाम था लुई 14, फ्रेंच का, फ्रांस का राजा है जिसका नाम है लुई 14। और उसी का नेतृत्व में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है कॉलबर्ट। क्या नाम होता है, कॉलबर्ट। ठीक है। वही जो है 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करता है। किसका गठन करेगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन करता है, इसका पहले नाम होता है इंडियन ओरिएंटलीज कंपनी, और ये भी एक सरकारी कंपनी होता है। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल नेम क्या है, तो इंडियन ओरिएंटलीज कंपनी है। और ये किस प्रकार का कंपनी है, तो सरकारी कंपनी है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो पहला फैक्ट्री ये खोलता है, ये 1668 में सूरत में खोलता है। कहाँ खोलेगा, 1668 में सूरत में खोलता है। ये दूसरा फैक्ट्री जो है ये भी मसूलीपट्टनम में खोलता है, कब, 1669, एक साल के बाद, जस्ट एक साल के बाद पहला से दूसरा कंपनी में ये आ जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा, इसका हेडक्वार्टर बनता है पौंडीचेरी में। ठीक है। और फ्रांस के जो राजा है लुई, उसी के नाम पर पौंडीचेरी में एक किला का निर्माण ये करवाते हैं, और इस किला का नाम होता है फोर्ट लुई। ये क्या है, ये एक किला है, फोर्ट है, और इसका नाम क्या है, फोर्ट लुई। और ये लुई नाम कहाँ से आया है, तो फ्रांस के राजा से इसका नाम आया है। अब देखिए इसका वास्तविक संस्थापक कौन है, इसका वास्तविक संस्थापक है डुप्ले, डुप्लेक्स, इंग्लिश में डुप्लेक्स और हिंदी में डुप्ले, नाम वही है। अब देखिए, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही भारत पे आया है तो क्या है, ब्रिटेन और फ्रेंच के साथ लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है, और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण ब्रिटेन और फ्रांस का क्या होता है, झगड़ा होता है। और हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या होता है, 3 कार्नेटिक वार होता है। ठीक है। किसके किसके बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, कितना, 3 कार्नेटिक वार। ठीक है। जबकि पहला कार्नेटिक वार का कारण यहाँ नहीं होता है, वो इंग्लैंड में होता है, सॉरी इंग्लैंड बोल रहे, यूरोप में होता है। ठीक है। वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया राज्य है, वहाँ के उत्तराधिकारी को लेकर के विवाद चल रहा था। ठीक है। लेकिन फाइनली सेकंड कार्नेटिक वार जो होता है वांडी वास का युद्ध 1960 में, इसी में जो फ्रांसीसी शासक है वो हार जाता है 1760 में। और थर्ड जो युद्ध हुआ था इसका भी कारण क्या था, तो यूरोपी था, वहाँ पे यूरोपी में चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, जिसका परिणाम भारत में भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम लोग कार्नेटिक वार को अगले क्लास में डिटेल से देखेंगे कि पहला कार्नेटिक वार का क्या कारण था। ठीक है। उसमें कौन सा युद्ध लड़ा गया, युद्ध का परिणाम क्या हुआ, और चौथा चीज युद्ध में संधि कौन सा हुआ, कौन सा ट्रीटी के साथ वो युद्ध समाप्त हुआ। तो वही
चीज रहेगा कहाँ पे, सेकंड में भी और थर्ड में भी, ठीक है। कारण, प्रभाव, यहाँ का मुद्दा क्या है, और संधि, सेम चीज थर्ड कार्नेटिक वार में भी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमको लगता है कि आप लोग को जो यूरोपियों का आगमन है वो समझ में आ गया होगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे क्लास में हम लोग कार्नेटिक वार से ही चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट में लिए होंगे। अगर जो पढ़ाया हुआ समझ में आता है और अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हम लोग का चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग और भी इसी तरह का वीडियो बना के आप लोग के पास पेश कर सकें। धन्यवाद।